मैं कल इस अपने क्षेत्र के लिए बेहतर कर पाऊंगा। भाई यही एक वजह है मेरे चुनाव लड़ने की। जी सर, नमस्कार। स्वागत है आपका सभी मीडिया चैनलों पर। सर, क्या मुख्य कारण है कि आपको जो है नगर पालिका बड़कोट के लिए अध्यक्ष पद की दावेदारी करनी पड़ी? क्या कुछ मुख्य समस्या आपने देखी कि जिनको लगता है कि आप उनका समाधान कर सकते हैं? मैंने हर मंच पे बोला है, हमारी जो है जन्मभूमि है बड़कोट, मेरी कर्म भूमि रही है। इसने हमें छोटी सी उम्र में और मुझे तो काफ़ी कुछ दिया और मेरे घर वालों को भी कुछ दिया है। तो समाज को अपनी जैसे सोच रही है आज तक, जैसे मेरी परिवार की सोच है, हम इसको समाज को लौटाना चाहते हैं और इसी वजह से मैं समाज के साथ जुड़ा रहता हूँ। यही एक मुख्य कारण है। तो किस तरीके से मैं कल इस अपने क्षेत्र के लिए बेहतर कर पाऊंगा, भाई यही एक वजह है मेरे चुनाव लड़ने की। सर, जब से आप मैदान में उतरे हो तब से ये भी देखा जा रहा है कि कुछ कामों की जांच भी चल रही है। तो क्या जांच है, किस तरह के? देखिए, जो हमारे प्रतिद्वंदी है उनका मुख्य जो पेशा है बेसिकली ये शिकायतबाजी ही है। और रही हमारी जांच है, हमारी जीएसटी होगी, इनकम टैक्स होगी, एनजीटी होगी, माइनिंग होगी, डीएम एसडीएम को रोज हमारी शिकायत है। हमारे ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ता है। जब जब जांचें हमारी हुई हैं हम हमेशा उसमें पाक साफ निकले हैं। इन सब चीज़ों की तरफ हमारा ना तो ध्यान जाता है और कोई जांच आती है तो हम उसकी तरफ नहीं देते हैं। हमारे लोग अपने आप देखते हैं, कुछ है ही नहीं तो करेंगे किस बात की, सिर्फ परेशान करने के लिए कि। और हम किसी की शिकायतबाजी से बिल्कुल परेशान नहीं होती है। चलिए, ये तो रही हमारी बात, लेकिन सज्जन ने जो हमारी शिकायतें करते हैं उनने बड़कोट में आधे से ज़्यादा होटल वालों की फाइलें बना के रखी हैं। जो संभावित प्रत्याशी थे उनकी शिकायतों की फाइलें बना के रखी हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा के रखी है कि किसी तरीके से वो इलेक्शन ना लड़ पाए। तो ऐसी सोच वो हमारे बारे में पालते होंगे, तो ऐसी गलतफहमी या सोच हमारे बारे में कोई पालता है, बहुत अच्छी बात है, वो पालते रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सर, बड़कोट की अगर सम्मानित जनता आपको अध्यक्ष पद की कुर्सी दे देती है, आपको समर्थन दे देती है, तो क्या मुख्य काम आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी पहले 2-3 कामों की? देखिए, हमारी नगर पालिका, हमारी जो रमाई घाटी है, एक पहाड़ी क्षेत्र आता है। तो हम सबसे पहले इस नगर पालिका के लिए प्रॉपर एक मास्टर प्लान बनाएंगे और उस मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका जो स्वरूप होगा, एक पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे भवन है या जो हमारे सरकारी जो भवन आएंगे, हम हर डिपार्टमेंट को भी ये सुझाव देंगे कि आप जिस भी भवन का निर्माण है सरकारी करा रहे हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर हो वो पहाड़ी उसमें हो, ताकि ये मतलब जो हमारी संस्कृति है ये इसका प्रचार प्रसार हो सके। और ये हमारी रमाई घाटी की संस्कृति बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम सभी लोग हैं, एक आध लोग हैं इन जैसे, अदरवाइज हम बहुत भाई प्यार प्रेम से हम लोग रहते हैं, सब एक परिवार के लोग समझ के रहते हैं। और जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो हमारे भवन है, ये अपने आप में लोगों को बहुत आकर्षित करता है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भवन तो ऐसे जिनकी उम्र ही लोगों को पता नहीं है, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल पुराने भवन है। तो चलिए, लोग उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि मॉडर्न हो गया, लेकिन एटलीस्ट उसमें हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा पहाड़ीपन है, उसकी झलक इस नगर पालिका में दिखाई दे। पालिका की आय बढ़ाने को लेकर क्या कुछ? देखिए, पालिका की आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम काम करेंगे और सबसे पहले हम इकोलॉजी पे काम करेंगे। और फिर इकोलॉजी के लिए जब हम काम करेंगे और जिस दिन हमें लगेगा हम इन्वायरमेंटल को बचा पा रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को संरक्षित करने में नगर पालिका का सहयोग है, तो उस दिन हम जो बाहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए एक टैक्स का प्रबंधन करेंगे, जिससे कि आगे हमारा जो ये इन्वायरमेंट है उसको और बेहतर बना सके। कुछ रोज़गार उससे जनरेट करेंगे। कुछ जैसे अभी तो मौका चले गया, नगर पालिका अपने में स्वच्छता है, वो चाहे तो जैसे पेट्रोल पंप हो गई, गैस एजेंसी हो गई, या कोई छोटे मोटे जो फैक्ट्रियाँ हो गई जिसका यहाँ पे स्कोप हो, जिसके लिए रॉ मटेरियल मिल पाए, तो उसमें देखा जाएगा प्रॉपर जो नगर पालिका का एक्ट है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे संसाधन बढ़ा सकते हैं। जैसे पानी हो गया, अगर पानी की समस्या ऐसी रही तो फिर हम नगर पालिका के माध्यम से उस पानी की सप्लाई करेंगे और फिर जो उससे आमदनी होगी वो नगर पालिका के काम आएगी। तो इस तरीके से हम उसमें देखेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है और ना मैं किसी पद पे रहा हूँ, तो मुझे उस एक्ट का जो उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या उन कार्य क्षेत्र है, जो उसमें जितना भी स्कोप लेकिन उसमें रत्ती भर भी स्कोप होगा
आय बढ़ाने का जो भी स्रोत उसमें बन होगा तो मैं उसके लिए जरूर काम करूंगा। अगर सर बात करें हाल की घटना डॉक्टर कपिल देव रावत के नामांकन निरस्तीकरण की घटना को, तो उसको एक मास्टर प्लान बताया जा रहा है, रणनीति बताई जा रही है चुनाव की, तो इसमें आपको भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके संबंध में आप कैसे आश्वस्त करोगे नगर पालिका के लोगों को? देखिए, नकारात्मक काम हम नहीं करते हैं, ये रमाई घाटी की जनता को पता है। हम सकारात्मक काम करने में विश्वास रखते हैं। मेरी कपिल देव रावत जी के साथ संवेदना है और मैं खुद चाहता हूं कि वो इलेक्शन लड़े। और अब बाकी तो कोई क्या कहता है, लेकिन ये आरोप किस पे लगे हैं, क्यों लगा रहा है, अब जिसके जैसे कर्म होंगे उस पर वो आरोप लगेंगे। तो ये सीधी सी बात है, उस पर हमें उसके बारे में भी नहीं बोलना है। जिसने ये सारे काम करे या षड्यंत्र रचा, और जिसको जैसे सोच है वो वैसे करेगा, हमें उस पर नहीं बहुत ज़्यादा बोलना है। सर, नगर पालिका की तमाम संपत्ति है, जिस तरह से दुकानें बनी है, उनको लेकर क्या एक मास्टर प्लान है, किस तरह से उनको डेवलप किया जाए? इसमें सबसे बड़ी अड़चन तो ये है, जहाँ तक मुझे पता चला है, जो ये हमारी NH के ऊपर जो अवैध, एक तरह से एक नगर पालिका ने अवैध कंस्ट्रक्शन करके लोगों को दुकानें दी हैं। भाई आप प्रॉपर उसका अगर उसको बनाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है सरकार से अनुमति लेके। लेकिन आपने जो बड़कोट बाजार में पहले ही जाम की समस्या है, आपने ऊपर से रोड के ऊपर से कब्जा करा के अवैध दुकानें, आपने खुद नगर पालिका ने अवैध कब्जा करा है। उनके पास कोई अनुमति नहीं है, सिर्फ एक लेटर है NH बड़कोट का, उसे आप नहीं कह सकते। उन्होंने उसमें भी ये है कि जब NH आएगा तो आप उन दुकानों को हटाएंगे। और उसमें भी अवैध दुकानों में भी सिक्योरिटी, जितने भी दुकानदार हैं उनके द्वारा 50,000 रुपये सिक्योरिटी ली गई है। और जिस सिक्योरिटी के एवज में 1 रुपये भी, उस एवज में नगर पालिका में वो सज्जन जो भी उस समय नगर पालिका अध्यक्ष थे, उस